हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि जब किसी चालक होता है, जब किसी चालक तार में आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखो, जैसे कोई चालक तार ये ऐसा है, अब इसमें आप धारा प्रवाहित करोगे तो इसके चारों ओर ये आपको एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये तो वैज्ञानिक ने, बायो सेवर्ट ने बता दिया। बायो और सेवर्ट नामक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बता दिया कि किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करोगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ये तो बता दिया उन्होंने। लेकिन अब कई कई लोगों ने ये भी पूछा कि चलो आपने ये बता दिया, चलो ठीक है, तो अब ये बताओ कि इसमें इसके चारों ओर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसका मान बताओ। उसका मान क्या होगा? जैसे आपका एमआरआई मशीन होता है, उसमें उसका बहुत चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। ठीक है, जैसे ही उसके पास कोई लोहे की वस्तु जाती है वो अपने ओर उसको आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो आकर्षित अपनी तरफ बहुत तेज़ से करता है कि अगर आपके शरीर में कुछ भी लोहे का दांत भी होगा ना, वो भी उसको फाड़ कर निकल जाएगा। ठीक है, तो उसको मान निकालने के लिए उनने बायो सेवर्ट ने नियम अपना दिया था। तो देखो, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और ये आपका पूरा थ्योरी लिखा है, आप अच्छे से कर लेना। देखो, 1820 ईस्वी में बायो और सेवर्ट नामक दो वैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। अब इस नियम के अनुसार क्या हो वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे लिखा है, सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप? इससे अच्छे से समझ लेना इसको। देख, फिर समझा देता हूँ। सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट नामक दो वैज्ञानिकों ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया या नियम दिया, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखो, प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया। देखो, जैसे ये एक चालक तार है, ऐसे ये आपको ऐसे चालक तार बना लो। ठीक है, ये चालक तार है। अब देखो, चालक तार बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो देखो, मैं छोटे के कारण, उन्होंने कहा छोटे के कारण निकाल लो और बड़े के कारण जितना बड़ा हो उतने से गुणा कर दो। अब जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसी वैज्ञानिक ने कैसे निकाला होगा? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो नहीं निकाला होगा, हजारों इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, तब उनसे भाग कर दिया होगा, तब एक इलेक्ट्रॉन का आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही निकलता है। तो हम छोटे अल्पांश के कारण लेंगे। ठीक है, अल्पांश लंबाई के कारण जो कुछ भी, अल्पांश डीएल बोल दो, अल्पांश डीएल के कारण बोल दो, और फिर इसका जो कुछ भी, अगर आपको संपूर्ण निकालना है तो इसका समाकलन कर देना, संपूर्ण आ जाएगा। ये उन्होंने बताया था। ठीक है, जो आपको दिया हो उसका समाकलन कर देना, डीएल के कारण पहले निकाल लो और फिर उसका समाकलन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, आपको कितना चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, तो ये डीएल के, इतनी लंबाई डीएल के कारण, किसी चुंबकीय, किसी बिंदु पर, यहाँ पे बिंदु है, किसी बिंदु पर यहाँ पे कितना चुंबकीय क्षेत्र मान है वो आपको बताता है। ठीक है, प्रयोग आधार बताया उन्होंने। यहाँ से आर दूरी पर बिंदु लिया पी, और आर दूरी पर कहीं पर मान लो आप, जिसे आप 5 मीटर दूरी पर आप निकालना चाहते हो, 5 मीटर दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है, तो वो आप निकाल सकते हो। तो वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोण भी बन रहा, यहाँ पे कोण, ये कोण के थीटा। ठीक है, और इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, चालक इसमें भी बहेगी धारा। ठीक है, तो देखो, यहाँ से उन्होंने क्या बताया, अब मैं बताता हूँ। देखो, उन्होंने बताया कि बिंदु पी पर अल्पांश लंबाई डीएल के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, चुंबकीय क्षेत्र चालक प्रखंड या डीएल अल्पांश लंबाई। ठीक है, चालक प्रखंड भी कह सकते हो कि छोटा भाग है, तो अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अल्पांश लंबाई डीबी समानुपाती, क्योंकि ये छोटा भाग के कारण छोटा चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा, बड़ा भाग करेंगे तो इसका समाकलन कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये आपका अल्पांश लंबाई डीएल के समानुपाती होता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिंदु पी तथा अल्पांश लंबाई के बीच कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती। कोण के ज्या मतलब साइन थीटा। ठीक है, अब देखो, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई से डीएल
कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये आपका व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है। ठीक है, तो अब इनको सभी को समीकरण को जोड़ देंगे, सभी समीकरण को जोड़ देंगे तो आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, जो अपॉन में उसको आर स्क्वायर करके लिख दिया और यहाँ पे वो चिन्ह हट जाए। ठीक है, तो ये आपका होता है। और यहाँ पे अगर आप समानुपाती नियतांक घटाओगे तो वो एक के नियतांक जुड़ता है, के का मान होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, और अब आप कहोगे म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट है आपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक है, जैसे आप एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हो तो एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता, वैसे आप ये चुंबकशीलता है। ठीक है, ये तो ये होता है। अब आप थ्योरी समझ लो इसकी क्या है। देखो, प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि किसी धारावाही के अल्पांश लंबाई dl है ये, ठीक है, के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अब देखो, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती हो गया। ठीक है, अब देखो, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई या तथा बिंदु P के मध्य के कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, समझ गए। अब देखो, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई व ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P के मध्य के कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, ज्या मतलब साइन थीटा। ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लंबाई dl व बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब समीकरण 1 और 2 को मैंने मतलब हल करके मतलब जोड़ दिया, कहने का मतलब आप यही समझ सकते हो, मतलब जोड़ना ये मत समझ लेना, प्लस कर दिया। ठीक है, उन दोनों को ऐसे करके लिख दिया सेपरेट फॉर्म में, क्योंकि ये बराबर में था ना, तो ये बराबर में आ गया। जो आपका अनुक्रमानुपाती वो अनुक्रमानुपाती, जो व्युत्क्रमानुपाती वो व्युत्क्रमानुपाती मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये आपका हो गया। अब सदिश समीकरण के लिए आप आर कैप से गुणा कर देना, आर कैप से। देखो, सदिश समीकरण के लिए साइन थीटा कॉस थीटा, ये सदिश रूप अगर आप निकालोगे तो वो हट जाता है। ठीक है, कॉस थीटा हट जाएगा, कॉस थीटा जीरो कर देगा, कॉस थीटा होगा तो उसे जीरो ही कर देगा पूरा, क्योंकि 90 डिग्री हो जाता है थीटा बराबर। ठीक है, और 90 डिग्री का कॉस 90 का मान जीरो होता है। तो देखो, निकाला डी बी बराबर, अभी आपने फॉर्मूला निकाला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ से साइन थीटा हट जाएगा, हम आर कैप से, आर कैप, और आर कैप आपने एकांक सदिश पढ़ा होगा आपने क्लास 12 फिजिक्स में, क्लास 11 फिजिक्स में होता है आर सदिश बटे आर सदिश का परिमाण, ये होता है, पढ़ा होगा आपने। या तो हम आर सदिश या इसका वेक्टर हटा दो, इसको ऐसे लिख दो, ये मॉडल भी हटा दो इसका मापांक। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ से इसका साइन थीटा निकालोगे, लंबवत हो जाएगा ना, लंबवत होगा तो ये लंबवत निकलता है, तो dl क्रॉस आर सदिश बटे आर क्यूब, क्योंकि ये आर स्क्वायर है ना, तो आर क्यूब हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो या मॉड में लिख सकते हो, या तो यहाँ पे मॉड हटाकर ये सदिश हटा दो तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सदिश समीकरण हो गया। तो आशा ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।